एनवायरनमेंट यूनिट में सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपका वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन। तो यूनिट नंबर 8 है यूजीसी नेट लॉ के पेपर में, उसमें टॉपिक नंबर 1 आता है ये। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे जिसमें हमको एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन है। तो इसमें हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब बने हैं यूजीसी नेट के पेपर में। बेसिकली जो प्रीएम्बल है, पर्पस है और डेफिनेशन वाले पार्ट में से क्वेश्चंस बनते हैं और एक दो सेक्शंस भी पूछ लेते हैं, जैसे पनिशमेंट वगैरह का सेक्शन हो गया। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में से। तो स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 का। ये एक्ट आपको याद रखना है इन्फोर्स कब हुआ था, ये 19 नवंबर 1986 को इन्फोर्स हुआ था। इसके अंदर टोटल 26 सेक्शंस हैं और ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये जो एक्ट है, ये बेसिकली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद उसके रेस्पॉन्स में इस एक्ट को लाया गया था। ये एक्ट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास किया है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये जितने भी जो इन्वायरमेंट के लॉज हैं जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स बनी हुई है, वो सभी आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव किए गए हैं। और इंडिया ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको भी इफेक्ट में लाने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। तो इसका जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंशन है एक कन्वेंशन का नाम, हुई उस कन्वेंशन का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो इसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सी कॉन्फ्रेंस मेंशन है जिसकी वजह से ये इफेक्ट में आया था। तो वो उसका कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखना है, वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो 1972 में हुई थी जून में। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम और ईयर आपको याद रखना है, ये प्रीएम्बल में मेंशन है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इस पर्पस के साथ कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन और इम्प्रूव करेगी। इसमें अभी तक आपको यही याद रखना है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और प्रीएम्बल में क्या मेंशन है और आर्टिकल 253। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके टॉपिक नंबर 1 में हमें कवर करना है, वो है इसकी डेफिनेशंस कवर करनी है हमें। सबसे पहले सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन मेंशन है, जिसमें 2A के अंदर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। ये आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है और जो एक एक वर्ड है इस डेफिनेशन का ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें से एग्जैक्टली यही डेफिनेशन का कोई भी वर्ड दे करके पूछ लेते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, वाटर, एयर एंड लैंड, और उनका जो इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वाटर, एयर और लैंड के बीच में, और उसका इंटर रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के साथ, या फिर अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो वर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टी इसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर मेंशन है या फिर नहीं है। तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद रखनी है, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट की, जो कि 2 क्लोज B के अंदर मेंशन है। ये भी आपको क्लोज भी याद रखना है और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वो भी याद रखना है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ये कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस की फॉर्म में हो सकते हैं, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से होता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस का इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होगा जो कि इन्वायरमेंट के लिए इंजूरियस होगा। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 2B के अंदर इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट मेंशन है और इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है ये भी याद रखना है। देन इसके बाद इसकी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। तो ये डेफिनेशन मेंशन है 2C ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 2C ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। इसका मतलब है कि कोई भी जो प्रेजेंस होती है इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है उसकी जो प्रेजेंस का होना वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहलाता है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट हमने पढ़ा था 2 क्लोज B के अंदर, और उसका अगर प्रेजेंस है इन्वायरमेंट में तो वही इन्वायरमेंट पोल्यूशन बन जाता है। ऐसा मेंशन है 2 क्लोज C की इन्वायरमेंट पोल्यूशन की डेफिनेशन। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछ लेते हैं कभी कभी, सेक्शन 2 क्लोज E के अंदर मेंशन है हैजार्डियस सब्सटेंस के बारे में। तो हैजार्डियस सब्सटेंस कोई भी इस तरीके का सब्सटेंस है जिसकी रीज़न की वजह से जो केमिकल और साइकोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हैंडल करने की वजह से ह्यूमन बीइंग्स, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट को कोई भी किसी भी तरीके का हार्म होता है तो उसे हैजार्डियस सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसा मेंशन आपके 2 क्लोज E के अंदर। ये डेफिनेशन जो डिटेल में है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन नंबर ये पूछा जाता है तो ये मेंशन है आपके 2E के अंदर, जहाँ पर मेंशन है हैजार्डियस सब्सटेंस के बाद। तो डेफिनेशन पार्ट में आपकी ये 4 डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये आपको डेफिनेशन सेक्शन नंबर के साथ याद रखनी है।
अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है, वो चैप्टर 2 में से बनता है, जहाँ पर जनरल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जनरल पावर्स किसको दी गई हैं, और ऑप्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और ऐसा मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 3 के अंदर। तो आप बस ये सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग याद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 3 काफ़ी लेंदी है, इसको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सेक्शन नंबर 3 का आप हेडिंग याद रखिएगा कि जो जनरल पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम जो है आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 5A, जिसमें अपील के बारे में बताया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ये सेक्शन आपके ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, ये 2010 के अमेंडमेंट से आया है। यहाँ पर अपील्स की बात की गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी हम कवर करेंगे। तो ये मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 5A के अंदर। कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है, कोई भी जो डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस इशू करती है इन्वायरमेंट के को इम्प्रूव या प्रोटेक्शन के लिए, अगर उससे कोई भी पर्सन एग्रीव्ड होता है तो वो अपील फाइल कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जो कि इस्टेब्लिश हो गई सेक्शन नंबर 3 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो आपको याद रखना है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अपील्स हैं, सेक्शन 5 की अपील्स हैं, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाती हैं, और ऐसा मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 5A के अंदर। देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 12, जिसमें इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश कर सकती है एक या एक से ज़्यादा इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज़, जितनी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ये आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, और कौन इस्टेब्लिश करता है इसको वो याद रखना है, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस सेक्शन में बस यही याद रखना है आपको, इसकी भी हेडिंग पढ़नी है। देन जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, वो है सेक्शन नंबर 15, जिसमें पेनल्टीज़ की बात की गई है। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है इस एक्ट के प्रोविजंस को, या फिर जो भी रूल्स ऑर्डर्स या डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो वो पेनल्टी का आपको अमाउंट याद रखना है। इसमें अगर इम्प्रीजनमेंट की बात करें तो इम्प्रीजनमेंट 5 साल तक की जा सकती है, 5 साल तक की दी जा सकती है। और अगर फ़ाइन की बात करें तो फ़ाइन है 1 लाख रुपीज़। तो 5 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट और फ़ाइन 1 लाख रुपीज़ तक का दिया जा सकता है, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। और अगर ये जो फेलियर कॉन्ट्रावेंशन है उसके बाद भी, फ़ाइन लगाने के बाद भी कंटिन्यूस चलता रहता है वो कॉन्ट्रावेंशन, तो फ़ाइन जो है एवरी डे के लिए फिर 5,000 का डेली का फ़ाइन लगाया जाता है उन पर। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसके बाद भी, फ़ाइन लगाने के बाद भी जो पर्सन है तो तब भी कॉन्ट्रावेंशन करता है इसके प्रोविजंस को, तो फिर उस पर डेली फ़ाइन लगाया जा सकता है 5,000 की, जिसकी लिमिट है। इसके सेकंड क्लोज में मेंशन है। और अगर ये जो कॉन्ट्रावेंशन है वो 1 साल से ज़्यादा का हो चुका है, जब उसको वो पनिशमेंट दे दी गई थी उसके 1 साल तक भी वो उसका कॉन्ट्रावेंशन करता ही रहता है इसके प्रोविजंस का, देन उसको जो पनिशमेंट है वो 5 की जगह 7 साल तक की एक्सटेंड की जा सकती है। तो इसमें जो पनिशमेंट्स दे रखी हैं ये पूछी जाती हैं। सेक्शन नंबर भी इसका पूछा जाता है। दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में भी ये डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछा गया था। तो आपको सेक्शन नंबर 15 याद रखना है। पेनल्टीज़ के बारे में दिया गया है, 5 साल तक की जेल है, इम्प्रीजनमेंट है, 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन है। उसके बाद भी अगर कंटिन्यूएशन में होता है तो 5,000 रुपीज़ का डेली फ़ाइन, और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है कॉन्ट्रावेंशन को, देन इस केस में इम्प्रीजनमेंट 5 की जगह 7 साल तक आपकी एक्सटेंड हो सकती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन में आपके यही सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर डेफिनेशंस मोस्टली पूछी जाती हैं, जो डेफिनेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो डेफिनेशन को आपको सेक्शन वाइज, जितने भी इस वीडियो में मैंने सेक्शंस कवर किए हैं, ये आपको सेक्शन वाइज उनकी हेडिंग तो एटलीस्ट याद रखनी ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे। एनवायरनमेंट यूनिट